लेकिन हमें ये देखना है कि जो यूथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके आए। अगर वो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन बहुत मुश्किल है। अरे बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये स्टॉक मार्केट का क्राउड जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में एक साथ एक्साइटेड हो जाता है और एक साथ डिप्रेस भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा तो 2017 में लोग एकदम एक्साइटेड थे स्मॉल कैप्स के बारे में और वैल्यूएशन बहुत आए थे। एक साल बाद 2018 और बिगिनिंग या ऑफ 2019 में लोग स्मॉल कैप को टच ही नहीं करना चाहते थे और वैल्यूएशन एकदम अट्रैक्टिव थे। कंफर्मेशन बायस यानी टिपिकली अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है तो हम उन्हीं चीजों को देखना चाहेंगे जो हमारे डिसीजन को कंफर्म करते हैं। उन्हीं लोगों से मिलना चाहेंगे जो कहते हैं अरे वाह आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई कहेगा कि नहीं इसमें आपने गलत किया, इसमें रिस्क है, तो हम उसे नकार देंगे, उसे इग्नोर करेंगे उन्हें। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है या कि अगर हमने एक डिसीजन ले लिया तो हम उसके बारे में सारी अच्छी अच्छी चीजें सोचना चाहेंगे। सबसे पहले आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से आप एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं। इस एसेट एलोकेशन प्लान में आपको डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट फंड्स का एक मिक्स रखना है। ऐसे फंड्स जो आपको आपकी नियर टर्म जरूरतें, लिक्विडिटी की जरूरतों को भी एड्रेस करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जरूरतों को भी एड्रेस करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर निमेश चंदन, who is the Chief Investment Officer at Bajaj Finserv Asset Management. Mr. Nimesh is an investment professional with over 2 decades of experience in investing in the Indian capital markets. He has an established track record in managing funds and advising clients, both domestic and international, retail as well as institutional. Over the years, he has developed an investment process that generates alpha through informational, analytical, as well as behavioral edge. He has been part of the mutual fund industry for 17 years, where he has managed products across market capitalization and themes and developed models on sustainable investing, quant investing, and asset allocation. Mr. Nimesh is a keen follower of behavioral finance and has been making writing and presenting on the role of psychology in investment decision making to the investment community. He has developed a set of processes and tools that help reduce one's behavioral mistakes and understand the crowd or market behavior. Prior to joining Bajaj Finserv Asset Management, Nimesh was associated with Canara Robeco Asset Management Company as the head of investments equities. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. मेरा नाम नम्रता अरोरा है and thank you so much for joining us again this week. And like I always say, thank you so much for giving us so much love every week with all our videos. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं. I think we are having him for the first time on our show. Today we have with us Mr. Nimesh Chandan, who is a CIO with Bajaj Finserv AMC. And Nimesh, thank you so much for joining us today. And आई थिंक आप पहली बार हमारे साथ ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू ऑल योर व्यूज. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम ऑनेस्टली. माय प्लेजर नम्रता जी। थैंक यू. सो निमेश, हमने आपके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं एंड यू नो आई डू होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत कुछ सीखें आज के इस एपिसोड से. तो मेरा जो पहला सवाल निमेश आपके लिए रहेगा वो ये है कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ऑफ कोर्स फोरकास्ट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, एवरीवन इज़ यू नो हर कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है हमारी इकोनॉमी के बारे में एंड ऑफ कोर्स इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम स्टॉक मार्केट पे भी देख रहे हैं. लेकिन अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ग्रेट न्यूज़ हमने ये भी सुना है कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी 7% कर दिया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 24-25. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें ये बताइए निमेश कि क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट और अच्छी होगी आगे जाके इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, इन अ ईयर और टू? डू यू थिंक कि स्टॉक मार्केट में हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं? एंड मेरा जो एक और एड ऑन क्वेश्चन है टू दिस इज़ कि हम देख रहे हैं कि इंडियन यूथ जो है वो एक्विटी मार्केट्स में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में ला पाएंगे? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस?
So very interesting question, Namrata, to begin with. Um, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो मैं इंडियन कैपिटल मार्केट्स में लगभग 24 साल से हूँ, और Yep. मैंने इतनी अच्छी सिचुएशन इंडिया की कभी नहीं देखी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही नहीं, बट अगर हम देखें कि हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अर्निंग्स हैं वो भी अच्छे पेस पे ग्रो हो रही हैं और स्टेडी ग्रोथ दे रही हैं। और इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स प्रॉफिट पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी जो अर्निंग्स ग्रोथ की जो वॉलेटिलिटी है, जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ की जो वॉलेटिलिटी है, वो बाकी देशों से कम है। और उसमें भी अगर आप देखें हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो काफी स्ट्रांग है। आज हमारे जो एनपीएज हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो लगभग ऑल टाइम लो या ऑलमोस्ट 10 ईयर लो पे है। यानी कि कॉर्पोरेट, ये जो अपनी जो बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी डेट इक्विटी रेशियोज, उनके जो लेवरेज रेशियोज हैं वो बहुत कम है अभी। हाउस होल्ड भी, इंडियन जो हाउस होल्ड हैं उनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट हुआ है रियल एस्टेट में, गोल्ड में, इक्विटीज में, उस सब में, सब सारे एसेट्स में इंडियन हाउस होल्ड जो है वो अच्छी रिटर्न्स बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन स्टॉक मार्केट का अगर देखा जाए तो उसकी भी एक साइकिल होती है, एक सेंटिमेंट साइकिल होती है। कभी लोग बहुत बुलिश हो जाते हैं और बहुत हाई वैल्यूएशन देना शुरू कर देते हैं, कभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं और वही डाउन साइकिल में बहुत ही कम वैल्यूएशन पे चले जाते हैं मार्केट। तो अभी जो है मार्केट ने जो अच्छा रनअप लिया है, तो हम फेयर वैल्यू के आसपास है निफ्टी में, लार्ज कैप में। यहाँ से जो ग्रोथ आएगी इक्विटी मार्केट्स में, वो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से आएगी। जो अर्निंग्स ग्रोथ आती है निफ्टी की, उस हिसाब से चलेगी। नेक्स्ट 2 साल में तो 12 से 14% की जो प्रोजेक्शंस हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, तो हम ये सोच सकते हैं कि लगभग उस रेंज में हमारे इक्विटी मार्केट्स के रिटर्न नियर टर्म में हो सकते हैं। अब अगर ये देखें कि यूथ कैसे स्टॉक मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में पार्टिसिपेट करें। अब मार्केट की ब्यूटी ये है कि जब मार्केट अच्छी तेजी से चलना शुरू करता है तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं मार्केट में निवेश करने के लिए। लेकिन हमें ये देखना है कि जो यूथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके आए। अगर वो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे तो वेल्थ क्रिएशन बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि काफी जो ऑनलाइन ब्रोकिंग कंपनीज हैं, प्लस सेबी के कुछ स्टडीज हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 80-90% ट्रेडर्स या जो शॉर्ट टर्म लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ में करते हैं, वो पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर निवेशक आते हैं शेयर बाजार में, तो अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती या क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 3-4 साल में शायद बहुत इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं इन द एक्विटी स्पेस, वी डू रियलाइज दैट। एंड लेकिन अगर हम उनसे पूछें उनके पर्सपेक्टिव में, आई थिंक लाइक यू राइटली सेड, उन्होंने डाउनफॉल अभी तक देखा ही नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में मार्केट ऊपर ही गया है। तो शायद अगर वो एक साइकिल देखें एंड दे सी दैट एक बार, तो देन दे मे बी मोटिवेटेड कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो है। यू आर विच एब्सोल्युटली इज़ ट्रू। राइट नम्रता, आपने जो ये पॉइंट बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने एक साइकिल पूरी नहीं देखी स्टॉक मार्केट की, और सिर्फ तेजी का माहौल देखा है, तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मार्केट थोड़ा सा मीन रिवर्जन भी करता है, करेक्शन भी लेता है। और अगर कोई लेवरेज लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटे से करेक्शन में भी उनको बड़ी हानि हो सकती है। एग्जैक्टली, या ओके। सो निमिष, मेरा जो आपके लिए अगला सवाल है वो थोड़ा सेक्टर्स के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं सेक्टर्स के बारे में पूछते हैं कि कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा सेक्टर आगे जाके अच्छा करने वाला है। सो माय क्वेश्चन टू यू निमिष इज़ कि एक तो आप हमें ये बताइए कि एवरग्रीन मार्केट सेक्टर्स कौन से होते हैं, राइट, विच मीन्स जिनमें हम कभी भी इन्वेस्ट करें वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स। या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मान लो हम सिर्फ इस अगले कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी एक सेक्टर में, व्हाट वुड बी द राइट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन। एंड आई थिंक माई क्वेश्चन रियली इज़ कि अगर मान लीजिए हम एक ग्लोबल डाउनटर्न देखते हैं, तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो स्ट्रांग रहेंगे
sectors that will hold their ground? तो इसका जवाब मैं दो भाग में देना चाहूंगा। एक है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू जो आपने एवरग्रीन के बारे में कहा, और एक है थोड़ा सा नियर टर्म व्यू कि आपके जो ऑडियंस हैं उनको मैं बता सकूं कि हमारे अभी पोजीशंस या व्यूज क्या हैं सेक्टर्स के बारे में। अब पहला व्यू तो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में अच्छे बिजनेस और अच्छी इन्वेस्टमेंट को जोड़ने वाला जो ब्रिज है वो है वैल्यूएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस अच्छा है लेकिन इतनी हाई वैल्यूएशन पे है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वो कम हो जाएगी। तो वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैल्यूएशन जो होते हैं काफी समय एक सेंटिमेंट साइकिल की तरह चलते हैं मार्केट में। तो एक होता है बिजनेस साइकिल और दूसरा होता है सेंटिमेंट साइकिल। तो इसमें एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कोई सेक्टर अगर आप एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही रिस्की हो जाता है। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी बिजनेस साइकिल क्या है और उसमें वैल्यूएशन किस स्तर पर है। आपने देखा होगा कि काफी ऐसी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, बहुत ही बढ़िया बिजनेसेस हैं, लेकिन वो ऐसे फेज से गुजरते हैं जब 5-7 साल तक उसमें रिटर्न नहीं बनते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें। अब आते हैं नियर टर्म की तरफ कि इस समय कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। एक और अगर हम एस्पेक्ट देखें मार्केट का, एक उसकी जो टिपिकल चाल होती है मार्केट की, कि जब क्राउड कुछ सेक्टर्स, स्टॉक्स या थीम में बहुत ही एक्साइट हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है, तो उसके वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, थीम्स होती हैं जहां कंपनीज अच्छी हैं बट वो शॉर्ट टर्म स्लोडाउन से गुजर रही हैं, तो लोगों को वहां पे दिलचस्पी नहीं होती और उनके वैल्यूएशन बहुत कम हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है कि कंपनीज अच्छी हैं लंबे समय तक बट शॉर्ट टर्म पे प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तो वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव मिल सकते हैं। आपने देखा होगा लास्ट एक साल में कैपेक्स ड्रिवन जो सेक्टर्स हैं, डिफेंस हैं, रेलवेज हैं, उसमें वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो गए। तो अब यहाँ पे उसमें करेक्शन की चांसेस ज्यादा हो जाती है। बट ऐसे सेक्टर हैं जैसे फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स जो हैं, वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी अट्रैक्टिव हैं, क्वालिटी ऑफ कंपनीज इज आल्सो वेरी गुड, और अब ये सेक्टर्स में हम ओवरवेट हैं। ओके, सो गोइंग विद व्हाट यू मेंशन निमेश, कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, राइट? तो अगर हम म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो यू आर रेफरिंग टू फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप्स, विच इज़ ग्रेट, सो विल टॉक अबाउट ऑल दैट। लेकिन आप हमें ये बताइए निमेश कि अगर मैं एक ऐसी इन्वेस्टर हूँ जिसको एक सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है, आई मीन आई एम टॉकिंग मोर फ्रॉम अ म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव, तो क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए? क्योंकि हम तो बोलते हैं कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में तो डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस अलोन, कि इन्वेस्टमेंट होराइजन सेक्टरल थीमेटिक फंड के लिए क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स हमेशा लॉन्ग टर्म ही होनी चाहिए। आप कभी भी किसी बिजनेस में, किसी पोर्टफोलियो में, किसी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको व्यू उसकी लॉन्ग टर्म लेनी है। और जो टाइमिंग है उस सेक्टर या उस इन्वेस्टमेंट की, वो आपको थोड़े से सेंटिमेंट या वैल्यूएशन देख के करनी है। तो अगर आप ये बैलेंस कर पाए कि ओके, मैं लॉन्ग टर्म यानी आप समझिए कि मिनिमम 3 साल का अगर आप रखें इन्वेस्टमेंट होराइजन, ऐसा हो सकता है कि उससे, जैसे मार्केट जो अब चल रहा है उससे ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी टारगेट प्राइस या आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो 1 साल में या 2 साल में ही आ जाए, बट आप वो सोच के निवेश नहीं कर सकते कि मैं 1 साल में डेफिनेटली पैसे बना लूंगा और मैं प्रॉफिट निकाल के फिर चला जाऊंगा। तो आप इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म रखिए, उसमें जो टाइमिंग है मार्केट, अच्छा, वो आप वैल्यूएशन पे रखिए। अब मैं ये इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि आप या शॉर्ट टर्म में ट्राई करें टाइम करने का, आप लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ हैं। अच्छा, जो लोग ने ये जिन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है वो ये भी कहते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल
एंड fearful when others are greedy. इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यूएशन भी देखनी है कि अगर किसी स्टॉक में या किसी सेक्टर में बहुत एक्साइटमेंट है तो शायद उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो उस समय इन्वेस्ट करना उस कंपनी या सेक्टर में वो शायद आपको अच्छी कंपाउंडिंग ना दे। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन तो लॉन्ग टर्म ही रखना है। Okay. Okay. Wonderfully explained. Thank you. Yes. I think I understand what you're trying to say. Okay. So now, we'll talk a little bit about small cap funds. And I think ये small cap strategy हम generally सबसे पूछते हैं because we try to get different perspectives on small cap space. And ये obviously I'm sure you're aware कि बहुत famous है. People love small caps at this point at least. अब तो of course valuations काफ़ी ज़्यादा हैं. तो अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की ही बात करें, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड दे आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, राइट? आई मीन रिस्क ऑब्वियसली स्मॉल कैप्स में ज़्यादा रहता है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप हमें ये बताइए कि देयर सर्टन इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं जो स्मॉल कैप फंड्स फॉलो कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डाउन टर्न रिस्क, राइट? तो मतलब कि रिस्क स्मॉल कैप फंड्स में कैसे कम किया जा सकता है? व्हाट कुड बी सम स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी फॉलोड? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा एज अ प्रिंसिपल कि किसी भी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है या मार्केट कैप है वो आपको नहीं कह सकती, जस्ट ये नंबर जो है वो आपको नहीं बता सकता कि इस कंपनी में कितने रिटर्न्स बनेंगे आपके। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न दे, शायद 5 या 6 हजार करोड़ वाली मार्केट कैप कंपनी आपको उतनी रिटर्न ना दे। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये स्टॉक मार्केट का क्राउड जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज में एक साथ एक्साइटेड हो जाता है और एक साथ डिप्रेस भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा तो 2017 में लोग एकदम एक्साइटेड थे स्मॉल कैप्स के बारे में और वैल्यूएशन बहुत आए थे। एक साल बाद 2018 और बिगिनिंग ऑफ 2019 में लोग स्मॉल कैप को टच ही नहीं करना चाहते थे और वैल्यूएशन एकदम अट्रैक्टिव थे उस समय। तो पहले तो स्मॉल कैप में बिजनेस देखने चाहिए रादर देन जस्ट मार्केट कैप। बट बिकॉज लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे कि अभी हैं स्मॉल कैप्स के बारे में, वैल्यूएशन ऊपर चले जाते हैं। तो अब अगर कोई हम अगर स्मॉल कैप फंड मैनेजर हैं या स्मॉल कैप निवेशक हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्मॉल कैप आइडिया अच्छी कंपनी का आया और हमने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आप ये सोच के चलिए कि अगर स्मॉल कैप एक बास्केट में हो और वो लाइक 100 कंपनीज आपने 100 बॉल्स बास्केट में डाले हुए हैं और ये स्मॉल कैप की बास्केट है, तो ये समझिए कि आज के वैल्यूएशन पे 80 जो बॉल हैं इसमें वो रेड हैं और 20 ग्रीन है। अगर आपको इसमें से कोई ग्रीन बॉल निकालना है, एक पॉजिटिव रिटर्न वाली कंपनी निकालनी है, तो आपको ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। जबकि लार्ज कैप में, बिकॉज लार्ज कैप में वैल्यूएशन अभी फेयर वैल्यू स्तर पर है, तो ये ऐसी बास्केट है जहां पे अगर 100 बॉल हैं तो उसमें 50 रेड है और 50 ग्रीन है, तो उसमें ग्रीन फाइंड आउट करना थोड़ा इजी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बेटर है। अब जैसे आपने कहा स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स टिपिकली क्या करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी हमने स्मॉल कैप फंड लॉन्च नहीं किया, बट जब मैंने मेरे करियर में स्मॉल कैप्स मैनेज किए हैं, जब वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाते हैं, तो काफी जो स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स हैं वो धीरे धीरे वो जो अपनी जो 35% की लिमिट जो है, जहां पे सेबी आपको फ्रीडम देती है कि आप लार्ज कैप या मिड कैप ले सकते हैं, तो धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई करना शुरू करते हैं। प्लस अगर 65% कंपलसरी हमें जो स्मॉल कैप में रखने हैं वो डिवाइड कर देते हैं मेनी कंपनीज में, तो आप देखेंगे पोर्टफोलियो की साइज, जो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं, ताकि आप एक या दो कंपनी पे ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा इसका जो डाउनसाइड है वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं और ये वॉलेटिलिटी है थोड़ी कम कर पाते हैं। बट स्मॉल कैप फंड्स में लिक्विडिटी रिस्क भी रहता है, तो अगर आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा दिया, so do you think liquidity also could be an issue at some point? सो अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स आप बढ़ाते हैं तो पर स्टॉक जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो आपकी एलोकेशन होती है वो कम होती जाती है। तो अगर आप 20 स्टॉक रख रहे हैं और आप उसमें 5% एलोकेट कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर आप 40 स्टॉक रखें और उसमें 2.5% एलोकेट करें, दैट इज बेटर। तो उससे आपकी जो लिक्विडिटी की जो एस्पेक्ट है वो भी इट्स टेकन केयर ऑफ। प्लस हम हर पोर्टफोलियो में रेगुलरली एक स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, यानी हम पिछले जो 20-30 सालों में क्राइसिस हुए हैं वो सिचुएशन में हमारा पोर्टफोलियो कितना लिक्विड होगा, क्या हम उनमें से निकल पाएंगे कि नहीं,
वो सब स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स रखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशली स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। Okay. So let me ask you next question around SIPs. ठीक है, SIPs I think Amphi सेबी भी बहुत promotion करते हैं. There's a lot of campaigns around SIPs and I think SIPs के बारे में अब बहुत लोग जानते हैं. We have a lot of investors जो SIPs के थ्रू ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो SIP इन जनरल एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं. लेकिन आई थिंक एक सवाल जो हमें बहुत पूछा जाता है वो ये है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है या ऐसा कौन सा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से हमें अपने एस को पॉज या रोक देना चाहिए. इज देयर एनी सिचुएशन सर्कमस्टांस दैट यू कैन थिंक ऑफ कि एज एन इन्वेस्टर बोल सकते हैं कि चलो अब आप अपनी एस को रोक सकते हैं? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसका कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं है कि इस समय आपको एसआईपी बंद करनी है या कुछ। आप अगर देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए तो आफ्टर एवरी मेजर करेक्शन या क्राइसिस वो और तेजी से ऊपर की तरफ आते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम एसआईपी स्टार्ट स्टॉप करना चाहें तो उसमें कुछ रैली मिस आउट भी हो जाए। एंड एसआईपी जो है वो इसीलिए इफेक्टिव है क्योंकि हमारे इमोशन उसमें प्ले नहीं करते। जब हम एक बैंक में वो रूल बना देते हैं कि हर महीने इतने पैसे एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में जाएगी, तो हमारे हर महीने के जो इमोशंस हैं वो उसको इफेक्ट नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो पैसे जाते रहते हैं और आपको एवरेजिंग और कंपाउंडिंग दोनों मिलता रहता है। अगर यही सोचिए कि अगर एसआईपी करते वक्त अगर बैंक या उनके मैनेजर या आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको हर महीने फोन करेगा, सर आज की पेमेंट करूं या ना करूं, तो अब उसमें इमोशंस आ जाएंगे, फिर हम डिसिप्लिन से निकल जाएंगे। और अगर आप टाइमिंग करना चाहते हैं मार्केट को, ये शॉर्ट टर्म में करेक्शन या कुछ, तो आपको एक नहीं दो डिसीजन राइट होने चाहिए। एक तो आपको एसआईपी तब बंद करनी है जब मार्केट एकदम ऊपर हो, फिर ऐसा नहीं है, फिर करेक्शन हो गया, उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तब फिर आपको राइट टाइम पे शुरू करना है। अगर एक भी डिसीजन गलत हो गया तो आपने सिर्फ टैक्सेस भरे या आपने लॉसेस किए, मार्केट रैली मिस कर दी। तो मैं ये कहूंगा कि एज मच एज पॉसिबल एसआईपी को स्टॉप ना करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से जो अमाउंट है वो ठीक से डिटरमिन करके एक राइट टेन्योर जैसे कि 5 साल 10 साल 15 साल की एसआईपी को कंटिन्यू करें। ओके, सो योर सजेशन वुड बी कि एसआईपीज को नहीं रोकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, एसआईपीज को कंटिन्यू करना चाहिए. दो आई डू बिलीव कि शायद लमसम इन्वेस्टिंग में आप फिर भी थोड़ा टाइमिंग कर सकते हैं, राइट? कैन वी से कि अगर आपको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तब आप फिर भी यू कैन बी अ लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट कि मार्केट अभी क्या है, बट एसआईपीज में मे बी यू शुड जस्ट इग्नोर द मार्केट सिनारियो. वुड दैट बी राइट टू से? एब्सोल्युटली, जब आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपकी जो रिसर्च है, क्योंकि आप किस पॉइंट पे आप मार्केट एंटर कर रहे हो वो काफी डिटरमिन करता है आपके रिटर्न्स को। एसआईपी क्या करता है कि आपके एवरेज आपकी कॉस्टिंग को एवरेज कर देता है, जबकि लमसम के वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप किस टाइप के फंड में किस वक्त एंट्री कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर थोड़ी सी बेटर टाइमिंग कर लें फॉर लमसम तो आपके कंपाउंडिंग जो है थोड़ी सी बेटर हो सकती Okay. All right. Okay. So now let's understand one more thing कि अभी आप इमोशंस की बात कर रहे थे निमेश, तो लेट मी आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन अराउंड द सेम थिंग. तो आप करीब 12,000 करोड़ मैनेज करते हैं एट बजाज फिनसर्व एएमसी, और वी हर्ड दैट आप बिहेवियरल फाइनेंस में काफ़ी काफ़ी कुछ जानते हैं. यू आर काइंड ऑफ एन अथॉरिटी इन बिहेवियरल फाइनेंस, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो इमोशंस होते हैं वो एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं. सो हेल्प अस अंडरस्टैंड मे बी थ्रू some example, some experience of yours, I don't know, maybe some story to explain, but help us understand कि emotions कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन एक equity investments especially. है। ये जो आपने मुझे बिहेवियरल फाइनेंस का एक्सपर्ट कहा, मैं ये कहूंगा कि 20 साल से बिहेवियरल फाइनेंस स्टडी कर रहा हूँ और मैं अपने आप को अभी स्टूडेंट ही समझता हूँ इसका। ये
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है, जो काफ़ी फंड मैनेजर्स एनालिस्ट पढ़ते रहते हैं, वो बुक है बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु हैं। उनकी लिखी हुई बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये लगभग सारे जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं वो पढ़ते हैं। अब वो बुक में अगर आप पूछें कि वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या दिया गया है एक कंपनी का, तो वो जो 300 साढ़े 300 की पेज की बुक है, उसमें एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है। तो सब निवेशक उसे क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है? इन द इंट्रोडक्शन, इन द जस्ट फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ द बुक, उसमें बेंजामिन ग्राहम लिखते हैं कि इन दिस बुक we'll be talking a lot about the psychology of the investor, because many a times the chief enemy of the investor is himself. तो उसमें उन्होंने साइकोलॉजी और टेम्परामेंट को ज्यादा वैल्यू दी है इंटेलिजेंस या नॉलेज से, कि इन्वेस्टमेंट जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड योर इन्वेस्टमेंट स्टडीज, दैट इज योर फंडामेंटल रिसर्च। अगर आप साइकोलॉजी को इग्नोर करेंगे तो आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिहेवियरल फाइनेंस, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग और साइकोलॉजी को दोनों को कंबाइन करता है और हमारे डिसीजंस पे क्या क्या इमोशंस हमारे काम करते हैं उन्हें बताता है। अब आपने देखा ही होगा कि जब स्टॉक मार्केट के बारे में बात होती है तो लोग टिपिकली एक पेंडुलम बताते हैं कि जब हम ग्रीड और फियर के बीच में ऐसे मूव करते रहते हैं, राइट? दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। ऐसे काफी इमोशंस हैं, बायसेस हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्वेस्ट करते हैं। एक मैं आपको सबसे कॉमन बायस बताऊंगा, इज कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस यानी टिपिकली अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है तो हम उन्हीं चीजों को देखना चाहेंगे जो हमारे डिसीजन को कंफर्म करते हैं, उन्हीं लोगों से मिलना चाहेंगे जो कहते हैं अरे वाह आपका डिसीजन बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई कहेगा कि नहीं इसमें आपने गलत किया, इसमें रिस्क है, तो हम उसे नकार देंगे, उसे इग्नोर करेंगे उन्हें। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर हमने एक डिसीजन ले लिया तो हम उसके बारे में सारी अच्छी अच्छी चीजें सोचना चाहेंगे। तो बिहेवियरल फाइनेंस बताता है कि कैसे कंफर्मेशन बायस आपकी इन्वेस्टमेंट में कुछ आपको समझिए कि नुकसान करा सकता है, या आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट डेटा से आपको इग्नोरेंट रख सकता है, तो और उसको कैसे रेमेडी किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो बायसेस हैं, कंफर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस एवर्जन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायसेस हैं जो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस में इनके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन दिया है, और बजाज फिनसर्व एएमसी में हम ऐसे टूल्स, ऐसे प्रोसेस लगाते हैं जो हमें इन बायसेस से बचाए या हमें इन मिस्टेक से बचाए। एंड आई डू बिलीव कि हम सब समझते हैं कि इन्वेस्टिंग बहुत लॉजिकल प्रोसेस है। मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन इटसेल्फ। एंड आप कॉन्फर्मेशन बायस की बात कर रहे हैं निमेश, एक छोटा सा मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब हम कॉन्फर्मेशन बायस की बात करते हैं, आई डोंट नो इफ यू रियलाइज राइट, कि अगर मान लें हमने एक दिमाग में चीज़ रख लिया है कि हमें मान लीजिए कोई चीज़ खरीदनी है, लेट्स से एक गाड़ी खरीदनी है, तो अगर हमने सोच लिया है कि हमें यही गाड़ी खरीदनी है, तो आप रोड पे जब जाएंगे ना आपको वही गाड़ी दिखेगी, आपको हर जगह योर माइंड विल ऑटोमेटिकली मेक यू सी ओनली दैट पर्टिकुलर मॉडल ऑफ द कार। एंड ऐसी ये भी इट्स जस्ट अनदर एग्जाम्पल ऑफ कि जब हमारा दिमाग डिसाइड कर लेता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता है। एंड लाइक यू सेड कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डिसीजंस शायद उसकी वजह से नहीं ले पाते हैं। एब्सोल्युटली राइट नम्रता, ये आपने बहुत ओके, बढ़िया एग्जांपल दिया। सो या क्योंकि ये हम सब, आई थिंक हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, राइट? आई एम श्योर इंक्लूडिंग यू। जब हम कोई चीज़ खरीदने के बारे में सोचते हैं हमें वही चीज़ दिखती है हर जगह। दैट्स हाउ आवर माइंड इज वर्किंग, सो वेरी ट्रू। या। Okay, so let me ask you another question. अभी हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे थे निमेश, तो काफ़ी लोग जो है ना वो सॉलिड फंडामेंटल्स को नहीं देखते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल्स इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि स्पेशली जब हम बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं तो हम फंडामेंटल्स के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप हमें ये बताइए कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं, एंड दिस इज समथिंग यू स्पोक अबाउट इन द बिगिनिंग एज वेल, राइट, कि ऐसी कंपनीज पिक करिए जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है लेकिन अभी शायद मार्केट उनको इग्नोर कर रही है, तो उनको अच्छी वैल्यूएशन पे आप खरीद सकते हैं, राइट?
तो आप ये बताइए कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट वैल्यू फंड्स जो होते हैं वो कितना ज़रूरी होते हैं इन एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो? अ, मैं ये कहूँगा कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके थ्रू म्यूचुअल फंड या आप खुद अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो फंड की जो फिलॉसफी है, वो प्रोसेस है, उसमें ज़रूर डिटेल में देखें और ये पता करें कि वो वैल्यूएशन कंपनी की या सिक्योरिटी की वैल्यूएशन पे वो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं आपको कहूंगा एट बजाज फिनसर्व एएमसी हम जब वैल्यूएशन की तरफ देखते हैं तो हम टिपिकली वैल्यूएशन हमें दो चीजें बताती है। एक कि अगर हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी का ग्रोथ एंड उसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ होगी, उसके डिविडेंड्स जो अच्छे आएंगे, अगर वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन हमें बताती है कि क्या क्राउड ऑलरेडी उसे अपने एस्टिमेट में ले चुका है। तो ऐसा लगता है कि भाई हम बिहाइंड द टाइम है कि हम अभी कंपनी को रिसर्च कर रहे हैं, क्राउड ने तो उसे रिसर्च करके ऑलरेडी प्राइस हाई उसका किया हुआ है, यानी लोग ऑलरेडी उससे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो इससे आपको पता चलता है, वैल्यूएशन से आपको पता चलता है कि क्राउड क्या सोच रहा है और आपकी जो एस्टिमेट है वो जनता की एस्टिमेट से, क्राउड की एस्टिमेट से कितनी डिफरेंट है। सेकेंड, वैल्यूएशन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि अगर आप उस कंपनी को पोर्टफोलियो में लें तो कितना एलोकेशन करें, कितना वेटेज दें उस कंपनी को। अगर कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, यानी अपसाइड है लेकिन थोड़ी सी कम है, डाउनसाइड रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो उसे अगर आपको लेना हो पोर्टफोलियो में तो उसे कम वेटेज दें। ऐसी कंपनी है जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, रिस्क है लेकिन थोड़ा कम है और वैल्यूएशन के हिसाब से अपसाइड बहुत ज्यादा है, तो उसे आप ज्यादा एलोकेशन दें। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको राइट एलोकेशन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में वैल्यूएशन आपको बहुत मदद करती है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हर पोर्टफोलियो में वैल्यू और वैल्यूएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट वैल्यू पोर्टफोलियो लूं, तो उनके लिए ये वैल्यू फंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट आप कोई भी इन्वेस्टर हो, आपको ये रिसर्च जरूर करना चाहिए कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी प्रोसेस और फिलॉसफी में वैल्यू का क्या रोल है। एंड इट्स पॉसिबल कि हर फंड में शायद वैल्यू का रोल होता ही होगा टू सम एक्सटेंट, राइट? क्योंकि हर फंड में जो फंड मैनेजर्स स्टॉक्स पिक कर रहे हैं वैल्यूएशन तो देखते ही हैं फॉर श्योर टू सम एक्सटेंट। एब्सोल्युटली। So, since we're talking about, fund managers, we're talking about, जैसे कि हर, every fund looks at value to some extent. तो अगर हम आपके लार्ज एंड मिड कैप फंड की ही बात करें, राइट? सो इफ़ वी लुक एट द बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, जिसका एयूएम करीब 500% ग्रो हुआ है इन द लास्ट 5 years। तो आप तो पहले हमें ये बताइए निमेश कि इस फंड के लिए विच इज़ द बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड, आप स्टॉक्स को कैसे पिक करते हैं? आई एम श्योर वैल्यूएशन प्लेज अ रोल इन दैट फॉर श्योर। सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आप इसके लिए स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं। ऑल्सो कि अगर हम जनरल आपके इक्विटी फंड्स ही देखें, द डिफरेंट इक्विटी फंड्स इन द पोर्टफोलियो, उसमें क्या ऐसी कोई एक मेगा ट्रेंड अप्रोच है जो आप फॉलो करते हैं? सो नम्रता, जैसे आपने कहा कि लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारा एयूएम ग्रोथ आया है एंड हमने जो हमारा जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो लॉन्च किया था इन मार्च 2024। तो जब हमने लॉन्च किया ये प्रोडक्ट, तब हमने एक स्ट्रैटेजी चूज की, वो थी मोट इन्वेस्टिंग। मोट इन्वेस्टिंग, ये जो वर्ड है ये कॉइन किया था वॉरेन बफेट ने। अ, वो ये कहते थे कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि एक कैसल की तरह होना चाहिए जिसके अराउंड एक मोट हो, एक वाटर बॉडी हो, तो दुश्मन वो आपके कैसल को अटैक ना कर पाए या कैप्चर ना कर पाए। तो हमने ये स्ट्रैटेजी यूज करके ऐसी कंपनी को चूज किया लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में से जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हैं, जो ऐसी कंपनी है जहां पे अगर कंपटीशन चाहे तो भी उनके रिटर्न रेशियोज, उनके प्रॉफिट्स, उनके रेवेन्यूज को ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाते। आप समझिए कि ऐसी कंपनीज जहां पे या तो उनकी ब्रांड इतनी स्ट्रांग है
कि लोग पसंद करते हैं वही ब्रांड यूज करना, या फिर उनको ऐसी कॉस्ट एडवांटेज है, जैसे कोई माइनिंग कंपनी है कि उनको रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे लो कॉस्ट पे माइनिंग कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं मार्केट में वो कोई compete नहीं कर पा रहा है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे एक नेटवर्क इफेक्ट होता है, जैसे जैसे बहुत कस्टमर्स उनको जुड़ते जाते हैं उनके साथ उनकी एवरेज कॉस्टिंग कम होती जाती है, और उस वजह से कोई नया प्लेयर आए तो ज्यादा उसमें उनके इम्पैक्ट नहीं कर पाता। आप ये सोचिए जैसे अगर टेलीकॉम है, अगर दो कंपनीज के पास बहुत सारे टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं, अगर कोई नया प्लेयर आता है पूरे भारत में, उसे टेलीकॉम नेटवर्क लगाना है, वायर्स केबल्स टावर्स लगाने हैं, डेटा सेंटर्स लगाने हैं, कॉल सेंटर्स लगाने हैं, और फिर अगर उसे सिर्फ 2 या 5% मार्केट शेयर मिले तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो कुछ कंपनीज का ये नेटवर्क इफेक्ट होता है कि मेरे पास इतने कस्टमर्स हैं कि मैं जिस प्राइस पे आपको सर्विस दे सकता हूँ या प्रोडक्ट दे सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो हमने ऐसे 6 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने कलेक्ट किए, और उसमें कौन सी कंपनीज फिट होती हैं वो जमा की। अच्छा, अब तो फिर अगर ये पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो कैसा होगा? ये पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनीज होंगी जो हाई क्वालिटी बिजनेसेस हैं, कंपनीज जहां पे कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, ऐसी कंपनीज जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी के जो रेशियोज हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस वजह से वो लॉन्ग टर्म तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज जमा की हैं हमने लार्ज एंड मिड कैप फंड में। फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड दिस फंड हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन्वेस्टर्स से, उन्हें काफी अच्छा लगा है ये पोर्टफोलियो। ये क्वालिटी पोर्टफोलियो है, आपको पता होगा क्वालिटी जो स्टाइल है एज अ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, वो लास्ट 4 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्वालिटी का प्रीमियम हुआ करता था 4-5 साल पहले वो कम हो गया है, यानी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है और कंपनीज बहुत अच्छी हैं। तो इससे हमने ये लार्ज एंड मिड कैप फंड बनाया है। Okay. And how about equity funds in general? ऐसा कोई do you have a common like a common strategy for the company, या फिर आपका मतलब हर फंड के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहता है? तो फंड के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहेंगी। जैसे कि हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो हमारा फ्लैगशिप फंड है, जो हमारा फर्स्ट फंड है, वहां हमने एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी यूज की थी जिसका नाम है मेगा ट्रेंड्स इन्वेस्टिंग। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म चेंजेस जो इकोनॉमी और बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हैं, ये जो मेगा ट्रेंड्स हैं उन्हें मैप करते हैं, और फिर ऐसी कंपनीज चूज करते हैं जहां पे एक टेलविंड है प्रॉफिट ग्रोथ के लिए, कि मेगा ट्रेंड्स की राइट साइड पर हैं और इनको बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपेयर टू आइस इंजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इटसेल्फ वो जो सेक्टर है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं जिस मेगा ट्रेंड के राइट साइड पर हैं उन्हें बेनिफिट है, और वैसी कंपनीज हम यूनिवर्स में सिलेक्ट करते हैं। जब हमने बिहेवियरल हमारा जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो लॉन्च किया, तो हमने कहा कि हम इसमें 2 चीजें जोड़ेंगे, एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग और दूसरा बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। तो हम फंडामेंटल्स एंड बिहेवियरल इंडिकेटर्स जोड़ के डिसाइड करते हैं कि इस समय इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए इस मार्केट में। अब ये हर फंड के लिए हम एक यूनिक स्ट्रैटेजी लाते हैं जो नॉट ओनली डिफरेंट है बट हमारे इन्वेस्टर्स को कुछ बेटर आउटकम देने की क्षमता रखती है। ओवरऑल हम जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इनक्यूब, INQUBE। ये 3 सोर्सेज हैं जिससे आपको पास एक एज होगा जो आप बाकी इन्वेस्टर्स से या बेंचमार्क से बेटर कर सकते हैं। एक है इंफॉर्मेशन एज, दूसरा है क्वांटिटेटिव एज, और थर्ड इज बिहेवियरल एज। इंफॉर्मेशन एज इज अबाउट कलेक्टिंग द राइट डेटा, quantitative edge is about processing the right data, और behavioral edge is about taking the right decisions। तो ये जो फिलॉसफी है ये हर फंड में कॉमन है, बट हर फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहती है वो अलग अलग रहती है। Okay.
वंडरफुल। तो अभी आपने सिर्फ इस जवाब में थोड़ा हमें लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बताया, फ्लेक्सी कैप, बैफ के बारे में बताया। वीव डिस्कस स्मॉल कैप फंड्स, हमने थोड़ा वी ऑल्सो डिस्कस सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स। तो अब जस्ट पुटिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर निमेश, अब हमें ये बताइए कि अगर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अपना एक सॉलिड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना है जो वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर पाए, तो वो कैसे बनाना चाहिए? क्या क्या फंड्स थीम्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए? अ, इसका एक जनरल प्रेस्क्रिप्शन है कि आप एक राइट एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए। सबसे पहले आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आप एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाएं। इस एसेट एलोकेशन प्लान में आपको डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट फंड्स का एक मिक्स रखना है। ऐसे फंड्स जो आपको आपकी नियर टर्म ज़रूरतें, लिक्विडिटी की ज़रूरतों को भी एड्रेस करें और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरतों को भी एड्रेस करें। ये एक कॉमन प्रेस्क्रिप्शन नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ कि कौन से फंड लें इसमें या कितना प्रपोर्शन डालें, ये इंडिविजुअल पर है। बट एक अच्छा एसेट एलोकेशन प्लान आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ने में। प्लस ये एसेट एलोकेशन प्लान में वो सारी चीजें होंगी जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी में क्या डिसीजन लेना है, किस एसेट से प्रॉफिट बुक करना है, किस एसेट को बाय करना है, वो सब डिटेल करना है। तो जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी, और हर एसेट आपको अपॉर्चुनिटी देता है अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आए तब आप कंफ्यूज ना हो, डरे ना, और वो एसेट एलोकेशन प्लान से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। Okay, Nimesh, I think we just have last one or two questions. I think it was a great conversation. So now just to sum it up, help us understand कि आप इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने इतनी सारी मार्केट साइकिल्स देखी हैं। सो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी वो इम्पोर्टेंट लर्निंग्स हैं जो दैट यू वुड वांट टू टेल आवर व्यूअर्स? ऑल्सो क्या आपने ऐसी कुछ गलतियां करी हैं जो आपको लगता है कि शायद नहीं करते तो आई वुड हैव बीन अ बेटर इन्वेस्टर? टेल अस। बहुत गलतियां की हैं। आई थिंक नम्रता, अगर गलतियों के बारे में बात करूंगा तो शायद एक और शो आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। तो अब मैं कुछ लर्निंग्स आपको बता देता हूँ कि जो मैंने गलतियां करके फिर जो सीखा मैंने। पहले तो इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ टेस्ट मैच। ये कोई T20 नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी पैसा फटाफट बना के यहाँ से निकालना चाहेंगे। यू हैव टू बी पेशेंट। यानी आप ऐसा नहीं कि हर डिलीवरी पे आप कोई शॉट मारें। आप पेशेंटली वेट करें। हर एसेट क्लास आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होंगे और आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, प्रोसेस एक अच्छा होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट का। जैसे या तो एक एसेट एलोकेशन प्लान हो, या अगर आप खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा रिसर्च प्रोसेस होना चाहिए जो आपको सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताए, रिस्क जो है उसके बारे में बताए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट में हमें रिस्क दिख रहा है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। ऐसा नहीं है। अगर आप रिस्क जानते हैं इन्वेस्टमेंट की तो आपका इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट और भी स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज अब आपको पता है कि अपसाइड क्या है और रिस्क क्या है और कब मुझे स्टॉप लॉस करके इससे निकलना पड़ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीजें जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स हैं इसके, रीड बुक्स। आप रीड करते रहें, या फिर किसी, काफी लोग आजकल पॉडकास्ट सुनते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में रिसर्च करें, रीड बुक्स अबाउट देम, पॉडकास्ट सुने उसके बारे में। और एक सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट इज नेटवर्क विद द राइट पीपल। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं तो आपकी जो सर्कल होनी चाहिए, आप जिनके साथ डिस्कस करते हैं आइडियाज, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या लॉन्ग थिंकिंग इन्वेस्टर्स होने चाहिए। अगर आप अपने आप आपकी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे ऐसे दोस्तों के साथ जो इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो शायद आप इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे, या आप अच्छे मार्ग से पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो समझ के हमें इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सक्सेस मिल सकती है, एंड दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड मी ओवर अ टाइम। ओके, बट यू सेड कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, राइट? तो आप बिकॉज यू आर अ बिहेवियरल एक्सपर्ट,
हेल्प अस अंडरस्टैंड निमेश कि ऐसी कौन सी बिहेवियरल गलती आपने करी है इन योर जर्नी एज एन इन्वेस्टर? तो एक मैं आपको किस्सा बताना चाहूंगा कि मैं जब मार्केट में आया तभी ईयर 2000 था, जब डॉट कॉम बूम चल रहा था। और तब जो आईटी कंपनीज थी वो बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे थी, लेकिन वही स्टॉक चल रहे थे और लोग उसी को चेस कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि हाँ, वही स्टॉक्स में पैसा बनेगा, क्योंकि फ्यूचर तो आखिर टेक्नोलॉजी ही है। तो गलत समय पे इन्वेस्ट किया, गलत या समय पे उसमें इंटरेस्ट लिया मैंने। फिर अप्रैल 2003 में ये सारे स्टॉक्स ने बॉटम हिट किया। तब डर लग रहा था कि अरे, ये तो स्टॉक इतने गिर गए हैं, अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही नुकसान होगा। तो ग्रीड एंड फियर इतनी क्लोजली एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, जब मार्केट तेजी में होता है तो सब अच्छा लगता है, और जब मार्केट गिर रहा होता है तब सब गलत लगता है। एंड जो कहते हैं ना कि गुड प्राइस एंड गुड टाइम्स डोंट कम टुगेदर और सेल्डम कम टुगेदर। तो तब से यस 2003 के बाद जो लर्निंग्स हुई, उसके बाद मार्केट ने जब जब करेक्शन लिया है, 2004, 2006, 2008, हर जो 3-4 साल में जो करेक्शन आया है उसमें फॉर्चुनेटली जल्दी सीख के इन्वेस्ट किया है। तो दैट हैज बीन द लर्निंग कि आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन सोचना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी जब लोग डर के भाग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जब एक्साइटमेंट है और कहते हैं कि uh, हर एक आदमी स्ट्रीट पे अगर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दे रहा है, तो तब थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इन्वेस्ट करने में। या बट आई थिंक द एडवांटेज यू हैड वाज आपने बहुत जल्दी सीख लिया। आपको बहुत टाइम नहीं लगा, आपने जो है एक मार्केट साइकिल में ही सीख लिया और फिर यू यूज दोज लर्निंग्स इन द नेक्स्ट मार्केट साइकिल, नेक्स्ट मार्केट फॉल, व्हिच इज अमेजिंग। Sure. Just last question, Nimesh, for you. हमारे viewers के लिए कोई book recommendations, anything? I know आप already, you've spoken to us about the Benjamin Graham book, but anything else that you want to recommend? बहुत ही सारी अच्छी बुक्स हैं जो अच्छे इन्वेस्टर्स ने लिखी हुई हैं। और यही प्रोफेशन ऐसा है जब जहाँ पे इन्वेस्टर्स इतने ओपनली अपनी स्ट्रेटजीज और आइडियाज शेयर करते रहते हैं सबके साथ। तो जैसे पहले मैंने कहा कि Yeah. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बहुत अच्छी बुक है बाय बेंजामिन ग्राहम, जो इन्वेस्टर्स अभी शुरू कर रहे हैं इन्वेस्ट करना उनके लिए, या अगर आपको बेसिक्स रिविजिट करनी है तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। मुझे हार्वर्ड मार्क्स की जो एक बुक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो भी बहुत पसंद है। उसमें से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, अच्छी लर्निंग्स रही हैं उसमें। कुछ जो बिहेवियरल थिंकर्स हैं उनकी भी बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं। मैं अगर रेकमेंड करूं एक, तो रिचर्ड थेलर, जो एक नोबेल प्राइज विनर है बिहेवियरल फाइनेंस के लिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है मिसबिहेविंग। और उसमें बहुत सारे इमोशंस बायसेस कवर किए हैं, जो हमें हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें कॉम्प्रहेंसिव बहुत अच्छे इजीली समझाया गया है कि हमारे इमोशंस बायसेस हमारे डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। और कुछ हद तक ये भी कहा गया है कि आप बेटर इन्वेस्टर कैसे बन सकते हो। Wonderful. Sure. Thank you so much, Nimesh. I think it was a wonderful, wonderful conversation. Honestly, आज मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला है. So I'm so glad कि हम आपको आज इंटरव्यू कर पाए. So thank you so much for all your time. एंड आपने हमारे क्वेश्चंस को बहुत पेशेंटली, बहुत सरलता के साथ जवाब दिया सबका. सो थैंक यू सो मच. माय प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Nimesh. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस पर्टिकुलर एपिसोड में. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर निमेश से पूछा कि ये एवरग्रीन सेक्टर्स कौन से होते हैं. तो मिस्टर निमेश सेज कि देखा जाए तो ऐसे भी कुछ बिजनेसेस होते हैं इन अ पर्टिकुलर सेक्टर जो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनका वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा रहता है. ही सेज कि जो एवरग्रीन सेक्टर्स होते हैं उनका जनरली जो है वैल्यूएशन ज़्यादा ही रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक सेक्टर या एक थीम की तरफ अट्रैक्टेड है तो उसका वैल्यूएशन ऊपर चला जाता है. तो अगर हम देखें तो कैपेक्स या डिफेंस एज थीम्स, उनका वैल्यूएशन अभी काफ़ी ज़्यादा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो ही ऑल्सो सेज
कि करेक्शंस भी जनरली ऐसे ही सेक्टर्स में होते हैं जहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा होती हैं। फिर हमने मिस्टर निमेश के साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर निमेश सेज कि सबसे पहले आपको एक इक्विटी फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को ज़रूर देखना चाहिए एंड फोकस ऑन वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस जो है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं। सो इन एन इक्विटी फंड यू शुड लुक एट व्हाट द रोल ऑफ वैल्यू इज in terms of investment process and in terms of the investment philosophy. फिर हमने मिस्टर निमेश से पूछा कि एक सॉलिड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर निमेश सेज कि सबसे पहले अपनी असेट एलोकेशन को फिक्स करिए बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ही देन सेज कि जब आपको इक्विटी मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर असेट एलोकेशन। अंत में हमने मिस्टर निमेश से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर निमेश सेज कि इक्विटी इन्वेस्टिंग एक टेस्ट मैच के जैसे होता है, नॉट लाइक अ T20 मैच, विच बेसिकली मीन्स कि आपको थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए। ही ऑल्सो सेज कि आपके पास एक अच्छा असेट एलोकेशन प्लान होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोसेस। कभी भी इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए डरिए मत, अपना रिस्क समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ही ऑल्सो सेज कि आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। So that was about it in this particular video. I do hope you guys had an amazing learning experience. Please do give us your comments. Please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And thank you so much for watching. I'll see you next week. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.